Hello my warriors, I welcome you all to your own YouTube channel Brahmos Acad, where learning is fun and next best thing is yet to come. So we are going to start with the most important topic, that is periodic properties. But before that, let's take a synopsis. आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन का रीज़न क्या था? यहाँ पे रीज़न ये था कि जो भी हमारे पास उस समय के देन नोन एलिमेंट्स थे या आने वाले समय में जितने भी एलिमेंट्स फाइंड आउट डिस्कवर होने वाले थे उनको एक प्रॉपर टेबल में हम रख सकें। तो इसके लिए बहुत सारी कोशिशें हुई थी और उनमें से जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, जो हाईलाइट हुआ था, वो थे आपके डॉबर्नियर का ट्रायड सबसे पहले, फिर न्यूलैंड ऑक्टेव, फिर मेंडलीव एंड देन व्हाट वी आर यूजिंग टुडे इज दी हेनरी मॉजली एंड देन आपके नील बोर थे। ठीक है, तो ये है पीरियोडिक टेबल का एक कह सकते हो हिस्ट्री, जो अभी हम पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्विक रिविजन के फॉर्म में, और स्टार्ट करते हैं इससे। तो अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो सैलिएंट फीचर है उसको देख लेते हैं। तो सैलिएंट फीचर में हम देखते हैं क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो ग्रुप्स हैं वर्टिकल कॉलम वो 18 इन नंबर है, और जो आपके हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे रोज हैं जिनको हम पीरियड कहते हैं वो 7 इन नंबर है। ठीक है, अब जो ये ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम एल्कली मेटल, सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, 13 को बोरॉन फैमिली, इनको बोरॉन फैमिली, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फैमिली का, इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पे है। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप नंबर 13 का नाम क्या हो जाएगा, बोरॉन फैमिली, 14 का कार्बन फैमिली, 15 का नाइट्रोजन एंड 16 का ऑक्सीजन फैमिली, एंड ग्रुप नंबर 17 को हम हैलोजन फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है सॉल्ट फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, सॉल्ट फॉर्मेशन, इसीलिए इसका नाम क्या है, हैलोजन दिया हुआ है। ठीक है, अब ग्रुप नंबर 18 जो है उसको हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, ये हमारे इनर्ट गैसेस है। तो अभी आपको और क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ग्रुप नंबर 1, 2 है और यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, इन दोनों को मिला के हम लोग, ये जो दोनों ग्रुप है इनको मिला के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। किस ग्रुप को, फर्स्ट, सेकेंड और 13 से लेके 18 तक। तो जो ये फर्स्ट 2 ग्रुप है इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्यों इसका नाम एस ब्लॉक है, पर अभी के लिए आप इतना थोड़ा सा जान लो कि ये एस ब्लॉक है, और ग्रुप नंबर 13 से लेके जो 18 है इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपने पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ भी देखा होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, वो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझा दिया। जो ग्रुप नंबर ये 3 से लेकर 12 तक, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और जनरली ये कौन से हैं, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, तो इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, क्योंकि इनके में वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि ये पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो पीरियोडिसिटी इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट के एटम का सेम होता है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, सेम इंटरवल में चीज़ें का रिपीट होना। अब हम मूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है वो शेल में कैसे होता है। तो आपको बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग है वो 2n² रूल के थ्रू होता है। ठीक है, अब जैसे अभी एटम है, एटम का आपके में पता है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास जो पाथ होता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो वैसे इसी को ऑर्बिट को हम शेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर 2n² रूल को हम यूज़ करते हैं तो पहला जो शेल होता है उसको K, L, M, N एंड सो ऑन इसको नेम किया जाता है। अब देखो n की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो हमें इसकी मैक्सिमम जो मैक्स इलेक्ट्रॉन ये एकोमोडेट कर सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है वो हमें पता चल जाएगा। तो K शेल में मैक्स इलेक्ट्रॉन 2, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 और N में 32 एंड सो ऑन, ये इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो रख सकते हैं। अब मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आते हैं वैलेंसी की तरफ। तो वैलेंसी क्या होता है बच्चों, वैलेंसी होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी एटम्स पाए जाते हैं वो
कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले स्टेबल रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेबिलिटी को पाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से आपस में कंबाइन होते हैं। तो कौन कितने अपने एटम्स के साथ किसी के साथ कंबाइन हो सकता है, वही आपका यहाँ पे वैलेंसी बताता है। तो वैलेंसी क्या होती है यहाँ पे, कंबाइनिंग कैपेसिटी। किस लिए होती है कंबाइनिंग यहाँ पे, टू अटेन दी स्टेबिलिटी। इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, कंबाइनिंग होती है। अब कैसे आप फाइंड करोगे वैलेंसी, तो वैलेंसी फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस 2 रूल्स आपको याद रखना है। रूल्स भी नहीं कह सकते, हैंडी है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्या होता है देखो, आउटर मोस्ट शेल, जो ये शेल है, जैसे ये K-एलिमेंट है, अब इसमें से जो भी कोई पर्टिकुलर एटम, उसका जो बाहर का शेल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम लिया तो Na है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो पहला शेल क्या हो गया 2, दूसरा क्या हो गया 8 और तीसरा क्या हो गया यहाँ पे 1, यही तो होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसका बाहर का शेल हो गया। इसी आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल के नाम से जानते हैं। तो अगर इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 या 4 होगा तो इसकी वैलेंसी सेम वही हो जाएगी। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि कोई एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आपका आंसर सीधा यहाँ पे होगा 3। तो आपको पता चल गया अगर आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो यही हो जाएगी। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। तो ऑक्टेट नाम से ही बता रहा है, ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8। तो यहाँ पे क्या है, उसी रूल को हम यूज़ करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपका वहाँ पे वैलेंसी आ जाएगा। अब देखो कोई है जैसे क्लोरीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन है, तो लास्ट शेल में इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 8 माइनस 7 बराबर 1। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये कहानी थी आपकी वैलेंसी की। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेल्स के बारे में। तो मुझे लगता है जितना भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया है वो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब वैलेंसी की टेंडेंसी क्या होती है उसको भी हम लोग देख लेंगे। जो वैलेंसी होती है अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, जैसे जैसे हम पीरियड के मूव करते हैं तो जो वैलेंसी होती है वो आपकी बढ़ती है। ठीक है, जो वैलेंसी होती है वो आपकी बढ़ती है, कहाँ तक, 14 ग्रुप तक, ग्रुप 14 तक तो वैलेंसी आपकी बढ़ती है। एंड देन वो क्या करती है, देन इट डिक्रीजेस, फिर से वो क्या करते हैं, एंड देन इट डिक्रीजेस। तो अलॉन्ग द पीरियड अप टू 14 ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड देन आपका फिर से क्या होगा, वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज कर देगी। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना। इनर्ट गैस की जो वैलेंसी क्या होती है, तो इनर्ट गैस की वैलेंसी यहाँ पे 0 होती है, क्योंकि वो किसी से कंबाइन नहीं करता। क्यों नहीं कंबाइन करता, तो रीज़न वही सिंपल होगा, क्योंकि वहाँ पे वो स्टेबल होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्टेबल होती है। अब हम जानते हैं कि शेल्स या ऑर्बिट क्या होते हैं। तो शेल्स और ऑर्बिट को बनाने का तरीका भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो मैंने आपको शेल्स के बारे में थोड़ा सा बता ही दिया है। तो शेल्स आपकी क्या होते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये न्यूक्लियस है, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट शेल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा, एंड सो ऑन, ये इसके शेल्स होते हैं। ठीक है, तो शेल्स का क्या टेंडेंसी होती है, अलॉन्ग पीरियड, अगर हम पीरियड के अलॉन्ग मूव करें तो आपके शेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट आर सेम। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। जैसे जैसे आप पीरियड के अलॉन्ग मूव करोगे, यानी हॉरिजॉन्टल में मूव करोगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ शेल रहेगा वो सेम रहेगा, बट अलॉन्ग ग्रुप जब आप अलॉन्ग ग्रुप चाहते हो तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। क्या समझ में आपने, डाउन द ग्रुप जाओगे टॉप टू बॉटम तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल यहाँ पे बढ़ेंगे, पर अलॉन्ग द पीरियड जाओगे तो इक्वल नंबर ऑफ आपको यहाँ पे शेल्स मिलने वाले हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट होता है और बेसिकली ये होता क्या है, तो इट इज़ इक्वल टू योर नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हो P+, या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इक्वल होना चाहिए वो कब होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है, तो उस समय इसका होगा। ठीक है, आयंस के फॉर्म में हम नहीं लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है इसको ही हमें ध्यान रखना है, जो हमारा एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है। जो एटॉमिक नंबर होता है ये क्या होता है, ये यूनिक होता है, किसी भी 2 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यूनिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो नेचर यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक
इसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, एकदम यूनिक होगा। तो इससे हमें हेल्प क्या मिलती है, तो यहाँ से हम इससे जो एटॉमिक नंबर इससे हम क्या निकालते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसके बेस पे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम क्या लिखते हैं, इसी के बेसिस पे आपके एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ये होता है। दूसरी बात क्या है, ये हेल्प करता है इन फाइंडिंग द पोजिशन, फाइंडिंग आउट द पोजिशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रिक, इमोनिक्स और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसे आप एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो वीडियो का आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो ये था कहानी आपके एटॉमिक नंबर का। आई होप आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो ये इनके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 7 है, तो आप इससे क्या लिख सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो जो 287 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पे इससे वैलेंसी निकाल सकते हो कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ये किस पीरियड का एलिमेंट है, तो ये भी आप निकाल सकते हो, तो ये पीरियड 3 का एलिमेंट है, ये भी आप बता सकते हो। और ग्रुप भी बताना है तो वो भी आप ग्रुप बता सकते हो। तो ग्रुप कैसे निकालोगे, तो ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 17 ग्रुप का ये एलिमेंट है। और इसका नाम क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि आप जितने भी आपके 20 एलिमेंट्स तक है उनको आप ज़रूर ध्यान दे दो। तो यहाँ पे ये किस ग्रुप का हो गया, 17, और इसका नाम क्या है, क्लोरीन हो गया। ठीक है, सो यस, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है एटॉमिक नंबर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हमारा एटॉमिक मास है, जिसे हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए लेटर से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मास नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ए जो होता है वो इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं वो आप बता मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ठीक है, अगर आपका प्रोटॉन यहाँ पे इवन है, इफ़ प्रोटॉन इज़ योर इवन, देन इसका मास नंबर जो हो जाएगा वो इसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन इवन है तो उसका मास क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ट्वाइस विल बी योर मास। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस हो जाएगा। पर अगर आपका प्रोटॉन यहाँ पे अगर ऑड है, प्रोटॉन ऑड इन नंबर है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस Z प्लस 1। ठीक है, जो भी आपका प्रोटॉन का संख्या होगा उसका डबल करके +1 करोगे तो दैट वुड बी योर एटॉमिक मास। सो इसको एग्जांपल भी हम निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब मास नंबर इसका निकालते हैं, तो इसमें कितने हैं, ऑड प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मास नंबर ए क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1 बराबर क्या आएगा, 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। वहीं पे अगर हम कोई इवन नंबर वाला एलिमेंट लेते हैं, जैसे कार्बन फॉर एग्जांपल ले लिया, तो ये क्या होता है, 6, तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 एंड दैट वुड बी योर मास नंबर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाए। हमने डिस्कस किया था क्या होता है एटॉमिक नंबर और क्या होता है मास नंबर। आई होप बच्चे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। इवन आप हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर हो, पुराने सब्सक्राइबर, देन भी आप इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। सो अब देखते हैं कि क्या एक बूस्टर पॉइंट है। तो यहाँ पे बूस्टर पॉइंट जो आपके दिमाग में है एन पी का रेशियो। तो एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो 1 आता है तो वैसे एलिमेंट आपके बहुत ही स्टेबल होते हैं, बहुत ही स्टेबल होते हैं। पर अगर यही n/p का रेशियो बराबर 1.5 या फिर उससे बड़ा आता है तो वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं या फिर अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान करना है। यस वेरी मच, हम आ चुके हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम किस किस बातों पे, किस किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमारे टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसको हम एटॉमिक साइज भी कहते हैं। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन मेटालिक जो तीसरा प्रॉपर्टी होगा, फोर्थ हमारा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और लास्ट हमारा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। बेसिकली हम इन सब प्रॉपर्टीज़ को इसलिए देख रहे हैं ताकि जो ट्रेंड है या जो नेचर है किसी भी एलिमेंट के एटम का, उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एटॉमिक साइज।
सो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, कैसे इसका वेरिएशन होता है अलॉन्ग द पीरियड एंड द ग्रुप, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। तो जो एटॉमिक साइज़ होता है वो होता क्या है, बेसिकली जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और उसके शेल्स होंगे। तो जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या ध्यान देना है बच्चे, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही आपका क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एटम के लिए आप उसको वैसे डिफाइन कर सकते, इसको एक तरह से तो ये आपने डिफाइन कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस। तो अगर मैंने इसको माना कि ये आपका d डिस्टेंस है तो एटॉमिक रेडियस जो आपका AR हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम एटॉमिक साइज़ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगेन आपको ध्यान क्या करना है कि एटॉमिक रेडियस की जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपको बराबर होता है, और 1 पिकोमीटर जिसमें हम इसे मेजर करते हैं तो वो वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। तो इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान करना है। अब देखो एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन कैसा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन कैसे होता है। तो एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन डिपेंड करता है आपके दो फैक्टर्स पे। तो पहला फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ़ शेल्स। जो एटॉमिक साइज़ है वो नंबर ऑफ़ शेल्स या ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा। अब ये क्या है, एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, वो बढ़ेगा, जैसे वो बढ़ा वैसे बढ़ेगा किसके, नंबर ऑफ़ शेल्स को। तो जैसे जैसे आप शेल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी होती है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब इस सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ से लगने वाला चार्ज है। ठीक है, तो ये कैसा चार्ज है, न्यूक्लियस की तरफ से लगने वाला चार्ज है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस पोजेस करता है। ठीक है, तो जितना कम शेल रहेगा उतना ज़्यादा इसकी न्यूक्लियर चार्ज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विच इज़ इक्वल, जो बराबर है, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बराबर है इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो आई होप ये दो फैक्टर्स आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ शेल हो गया और नंबर ऑफ, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियर चार्ज कैसा है। तो न्यूक्लियर चार्ज, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो आपका एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ये दो फैक्टर हैं, इन्हीं को ध्यान में रख के हम देखेंगे कि कैसे इसका वेरिएशन होता है। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये दो फैक्टर्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर हम पीरियड के अलॉन्ग बात करें, पीरियड के अलॉन्ग बात करें तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड के अलॉन्ग अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, तो पीरियड के अलॉन्ग नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ शेल इज सेम। ठीक है, नंबर ऑफ शेल सेम है, यानी ये वाला क्वांटिटी तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी वाला यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़े। पर यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो है वो है न्यूक्लियर चार्ज। वो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है अलॉन्ग द पीरियड। इसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, वो क्या करता है, डिक्रीज करता है अलॉन्ग द पीरियड। क्या करेगा, डिक्रीज अलॉन्ग पीरियड। ठीक है, सो बच्चों हमने यहाँ पे समझ लिया कि पीरियड के अलॉन्ग कैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। सो अब मैं आपको एक बेहतर तरीके से क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज उसको मैं समझा रही हूँ। सपोज़ करो आप एक क्लास में हो जहाँ पे आपके टीचर का बेंच है और यहाँ पे आपकी क्लासेस में रोज़ लगी हुई है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि जो आगे वाला बच्चा है उसको मैं कहूँ कि वो बात कर ले तो वो क्या टीचर की नज़र में तुरंत आ जाएगा। पर व्हाट अबाउट द पीछे बच्चे बैठे हैं, वो तो अपना कुछ ना कुछ बात कर लेंगे और टीचर का ध्यान भी नहीं रहेगा। तो इस पे यहाँ पे देख सकते हो टीचर का कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आगे। तो यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैंने रोज़ कम कर दी, यानी कि आपके शेल्स कम होते जाते हैं और एक ही शेल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने एकोमोडेट कर दिया। यहाँ पे आप बच्चे हैं जो जिनको हमने सारे बच्चे जो पीछे बात करे थे उनको मैंने एक साथ बैठा दिया। अब टीचर बहुत ही आसानी से उस पर कंट्रोल कर सकती है। इन दिस सिमिलर वे आपका न्यूक्लियर चार्ज भी होता है जिसका कंट्रोल अब जब शेल्स कम हो जाते हैं तो उस पर डायरेक्टली पड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हो जाता है
न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव। ठीक है, तो समझ में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि AR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू हम कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल। जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया और मैं आप दोनों के एग्जाम्पल्स का इमेज आपको जरूर दिखा दूँगी। ठीक है, तो आई होप इतना आपको ये समझ। तो अभी हमने डिस्कस किया एटॉमिक रेडियस के बारे में, कैसे इसका वेरिएशन होता है, क्या यहाँ पे कोई एक्सेप्शन है। तो यस, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के हो ही नहीं सकते। तो केमिस्ट्री का एक्सेप्शन से बहुत ही सीधा रिलेशन है, तो यहाँ पे भी वो क्यों ना हो। तो एक्सेप्शन यहाँ पे है आपके अलोंग द पीरियड आपको ध्यान देना है कि जो आपके इनर्ट गैस होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। वो क्या होते हैं, उनके एटॉमिक साइज़ क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड इनर्ट गैस का जो एटम का साइज़ होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इनर्ट गैस में रिपल्शन होता ही नहीं है, वो तो बहुत ही स्टेबल और खुश है। तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से होगा उसका एटम का साइज़ होगा। तो आपको ध्यान देना है अलोंग द पीरियड ग्रुप नंबर 17 तक, अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक। सो हमने क्या देखा कि ग्रुप नंबर 1 से लेके 17 तक तो जो आपका एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ करेगा, पर 18 पे जैसे आओगे तो उस समय वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे इनर्ट गैस आ गया। तो एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, में जो इनर्ट गैस होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, इस वजह से ये होता है। अब देखते हैं कि कैटायन कब फॉर्म होता है। तो कैटायन वो स्पीशीज होते हैं जब वो तब फॉर्म होते हैं जब न्यूट्रल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। अब जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जो रेडियस होगा कैटायन का वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एज रेस्पेक्ट टू योर न्यूट्रन। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज से रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गई कि कैटायन का रेडियस कैसे वेरिएट करता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जो है आपका एनाइन। ठीक है, तो एनाइन वो स्पीशीज होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और उसमें नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उन पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली उनकी साइज़ क्या हो जाते हैं, लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर न्यूट्रल स्पीशीज़। ठीक है, तो जो एनाइन का साइज़ होगा वो हमेशा बड़ा होगा न्यूट्रल स्पीशीज़ से। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपके इसी कैटायन से, जिसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो चलिए, होता है सेम। यहाँ पे आइसो का मतलब होता है यहाँ पे सेम। तो सेम इलेक्ट्रॉन्स वाले स्पीशीज़ कौन कौन से होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है Mg2+ है, Na+ है और Fe- है और O2, यहाँ पे O2- है। ये आपके स्पीशीज़ हैं। अभी अगर इसमें मैं देखूँ तो इनके में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10। मैं किसकी बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। पर अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन को देखूँ, तो वो कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12 है, सोडियम में 11 है और फ्लोरीन में 9 है और ऑक्सीजन में 8 है। अब देखिए किसका पुलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और तेज़ी से क्या करेगा, बाइंड किया रहेगा। इसके पास 11 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, उससे कम, तो इसके हिसाब से साइज जो होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपने देख लिया कैसे ये होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा यहाँ पे, तो सबसे छोटा साइज जो होगा वो Mg का होगा। तो Mg2+ का छोटा होगा, फिर आपका आएगा Na+, फिर आएगा आपका F- एंड देन O2-। यहाँ पे इसको F- ये फ्लोरीन है, F- होगा क्योंकि Fe लिख दिया तो वो तो आयरन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, F है। ठीक है, तो आई होप ये रिलेशन आपको यहाँ पे समझ में। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो सेम इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज़ को ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन अलग है। तो प्रोटॉन जितनी ज़्यादा होगी उसकी खींचने की शक्ति उतनी ज़्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो उससे साइज़ क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल।